एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक का बताइए कौन कौन सा है। 3, 8, फिफ्थ, third, हाँ थर्ड, 8, 8 हो गया, 10, 6 रेड ब्लू दिख रहा 11, है आप लोगों को कौन सा 10, 11th, और 10, 15th, 10th, 8th लिख तो रखा है 8th दिख 10th, नहीं रहा है क्या ये 15, 15th 13, 11th, 12, 11th 10th 17th, 18, 12th, 16 भी है। 16 ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है एन ऑयल ड्रॉप हैज अ चार्ज दिया हुआ है Q इक्वल टू -9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और मास दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻15 ग्राम यानी 10⁻³ हो जाएगा kg। When allowed to fall due to air resistance force, it attains a constant velocity. Then, if a uniform electric field is to be applied vertically to make the oil drop ascend up with the same constant speed, which of the following are correct? Assume that the magnitude of resistance force is same in both the cases. यहाँ G की वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ ये ड्रॉप है जब नीचे की तरफ आ रही है तो इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ mg। ये ऐसा दिया हुआ है अपने को और ऊपर की तरफ इसको क्या लग रहा होगा, इसका मतलब एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, उसको मान लेते हैं एफ ये। ये दोनों क्या कर रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी से आ रहा है, इसका मतलब है कि एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ एम जी हो जाएगा, है ना। ये फोर्स इसको लग रहा था तो ये क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए इस पर नेट फोर्स क्या है यहाँ 0 है। अब क्या क्या इसने इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया उसकी वजह से क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ सेम वेलोसिटी से जा रहा है। इसका मतलब इसको डाउनवर्ड तो एम जी नीचे रहेगा ही, साथ में एफ भी वही रहेगा। अब इसको ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, इसका मतलब क्यू ही लग रहा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाया इसने, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्यू ई इक्वल टू आ जाएगा एफ वी प्लस एम जी। तो ये मैग्नीट्यूड के साथ लेना है क्योंकि मैं आपको डायरेक्शन बता चुका हूँ यहाँ। और एफ इक्वल टू यानी ये हो गया हमारे पास में 2 mg। तो आपको क्यू की वैल्यू दे रखी है, कितना हो जाएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻19 ई इक्वल टू 2m इंटू जी। एम की वैल्यू आपको दे रखी है, जी की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा यहाँ। क्या हो जाएगा आंसर इस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, बिल्कुल सही है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ से मिल जाएगा, आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अपने को यहाँ दिया इसने ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है।
एक चार्ज पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जा रहा है v स्पीड से, और ये ए पॉइंट है, यानी ये ए कॉमा जीरो है, ये 0,0 है, और किसी बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, इसमें वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज हो ही नहीं रहा है इसका। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल में ही, इसका मतलब यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा इस वी के परपेंडिकुलर होगा। तो ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ दिए इसने 2a, डी। कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ही एग्जिस्ट इन अ रीजन, एंड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होना चाहिए यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग दी नेगेटिव एक्स एक्सिस होना चाहिए, यानी ई वेक्टर इक्वल टू होगा यहाँ माइनस ई नॉट आई कैप। अभी आता हूँ क्यों बोला मैंने इसे, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, मास इसका एम है, और इसकी वेलोसिटी इनिशियली वेलोसिटी वी जे कैप दिया हुआ है। इट मूव्स थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एग्जिट एट पॉइंट बी। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसमें होगा, वो मैंने मान लिया कि वो वी एक्स होगा। अब अपने को क्या क्या बताना है यहाँ, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताना है, रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बताना है, रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बताना है, वेलोसिटी एट बी क्या होगा उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये कंपोनेंट चेंज नहीं कर रहा है। ये कंपोनेंट चेंज नहीं करने का मतलब है कि जो फोर्स है वो इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब एक ही कंडीशन बनती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन को फोर्स इधर की तरफ लगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ जाता है। पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, इसका जीरो था, यानी इसका अगर आप देखो तो यू एक्स क्या था, जीरो, और ये इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इसका चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है इधर कोई फोर्स ही नहीं था, तो एक चल कितना रहा, लेकिन ये डी चल रहा है। यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम मिल जाएगा। यानी ये अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एट टी इक्वल टू जीरो पर अगर आप जाते हो तो आप देख रहे हो कि यू एक्स कितना है, यहाँ जीरो है, लेकिन अब इसको एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितना लग रहा होगा, क्योंकि ये होगा ई ई बाई एम ए, यानी ये हो जाएगा ए एक्स। तो ए एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, ई ई बाई एम, है ना, ये आ जाएगा। और एट टी इक्वल टू जीरो पर आप देख रहे हो कि यू वाई कितना है, इनिशियली वी है, और आप देख रहे हो कि चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ए बाई जीरो है, तो ये इधर वाई डायरेक्शन में कितना आ गया, डी। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, वी इंटू टी, यानी यहाँ से टाइम मिल गया अपने को डी बाई बी। अब आप देख रहे हो कि यहाँ इसमें ये वी एक्स आ रहा है ना, क्योंकि इनिशियल तो जीरो ही था, तो इतने टाइम बाद वी एक्स अपने को मिल रहा है वहाँ। तो अल्टीमेटली ये तो अपने को आएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ कि टाइम अपने को मिल गया, तो कितना चला हॉरिजॉन्टली, है हॉरिजॉन्टली ए चल रहा है ना, यानी इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। इक्वेशन के यूज कर रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आप देख रहे हो कि ये कितना है, ए यहाँ से कितना चला, ए चला, इक्वल टू ये तो जीरो ही था, प्लस हाफ ये कितना हो गया, ई ई बाई एम, और यहाँ टी की वैल्यू क्या है, डी बाई वी। यहाँ से अपने को क्या मिल गया, सॉरी हाँ ये ए, ठीक है ना, ये ए मतलब डिस्टेंस है, तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा ए। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर में करेंगे इसको, तुम्हारे पास आ गया है ए इक्वल टू ई ई डी स्क्वायर बाई टू एम बी स्क्वायर, यानी ई की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, टू एम बी स्क्वायर ए डिवाइड बाई ई डी स्क्वायर। अगर वेक्टर में लिखेंगे ई वेक्टर माइनस टू एम बी स्क्वायर ए बाई ई डी स्क्वायर आई कैप, ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, ये आई कैप आ गया। अब अपने को वी एक्स भी मिल जाएगा यहाँ, अलोंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, तो वी एक्स से निकालेंगे, ये एक्स एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो हमारे पास वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी ना, तो वी एक्स इक्वल टू जीरो प्लस ये हो जाएगा ई ई बाई एम, और ये क्या हो गया हमारे पास में, डी बाई बी। तो यहाँ आप ए की वैल्यू रख सकते हो, है ना, ए की वैल्यू यहाँ रखोगे तो वी एक्स कितना मिल जाएगा आपको, हो जाएगा ई डी बाई एम बी इंटू टू एम बी स्क्वायर ए बाई ई डी स्क्वायर, यानी एम बी ये कट गया, ई से ई चला गया, डी से डी चला गया, तो बी एक्स कितना आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास में टू
बी चला गया तो 2VA/D, ये Vx आ गया, और आपको V दे रखा है तो इसकी नेट वेलोसिटी यहाँ से मिल जाएगी अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल गया। आप यहाँ ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है उसकी वजह से फोर्स किधर है, इधर की तरफ ही तो है। फोर्स इधर की तरफ है, तो यहाँ देखो, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है पावर का, F वेक्टर डॉट V वेक्टर होता है। हमारे पास तो पहले तो एक तो मिल जाएगा अपने को V वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ, मतलब V डैश वेक्टर, तो V ये हो जाएगा J कैप प्लस 2VA/D आई कैप, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, 2VA/D आई कैप प्लस VJ कैप। एक तो आ गया आंसर, ये वेक्टर अपने को मिल गया। और एट पॉइंट ए पावर की बात करेंगे तो पावर क्या होता है, F वेक्टर डॉट V वेक्टर, वो क्या हो जाएगा यहाँ, जीरो हो जाएगा, क्योंकि F अलोंग द हॉरिजॉन्टल है और ये वाई डायरेक्शन में, तो जीरो हो गया। एट पॉइंट, अगर B बात करें तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पावर आ जाएगी हमारे पास में, F वेक्टर इधर की तरफ नेट फोर्स इधर की तरफ लग रहा है ना, तो ई मतलब ई ये हो जाएगा आई कैप डॉट, और इस डायरेक्शन में क्या है यहाँ, VX आई कैप प्लस VJ कैप। अल्टीमेटली कितने आ गए यहाँ पावर, तो ई VX, यानी आ गया ई, और VX की वैल्यू क्या है, 2VA/D। तो ये पावर आ जाएगी, यहाँ ई की वैल्यू रख दो इसमें, तो आपको ये पावर मिल जाएगी, जो भी होगा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करना था। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following quantities depends on the choice of zero potential or zero potential energy? तो पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बिल्कुल सही है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो डिपेंड ही नहीं करते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पहले बोल दिया आपने, और पोटेंशियल एनर्जी ये भी सही है, तो ए से आंसर है। तो पता है था, बेसिक जब पढ़ाया जाता है तो वापस अगर नहीं समझ में आता तो वहां से रीड करो ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा दो चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली थी मैंने, तो क्या किया था, इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना था ना। आंसर क्या हो गया, ए सी आंसर है, क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पोटेंशियल कहाँ जीरो मान रहे हैं या पोटेंशियल कहाँ जीरो मान रहे हैं, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल इस बात पर डिपेंड नहीं करता, चेंज इन पोटेंशियल इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7। The electric field intensity at a point in space is equal in magnitude. Electric field intensity at a point in space is equal in magnitude to। तो आपको याद होगा ये फॉर्मूला हमने देखा था, E वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट V। आंसर क्या हो जाएगा, एक तो यही आंसर हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट बिल्कुल सही है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो एक तो ये ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, फिर ये कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स अ यूनिट चार्ज वुड एक्सपीरियंस देयर, ये भी सही है भाई। F/Q इक्वल टू E तो था, तो यूनिट चार्ज वुड एक्सपीरियंस, ये भी सही है। द फोर्स एंड इलेक्ट्रॉन वुड एक्सपीरियंस देयर नहीं, आंसर जब सी हो गया तो डी तो गलत ही हो गया। आंसर क्या हो गया इसका, ए और सी सही है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। The electric field produced by a positively charged particle, the electric field produced by a positively charged particle placed in an xy plane is, ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है।
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, ये अपने को दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में है। द एट द पॉइंट, तो पॉइंट अपने को कहाँ दिया हुआ इसने, यानी ये हमारे पास में 3 सेंटीमीटर कॉमा 3 सेंटीमीटर है, वहाँ दिया हुआ है। एंड 2 यानी 2 यहाँ की बात कर रहा है, तो 2 सेंटीमीटर कॉमा 0 पर किधर बता रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस बता रहा है। और यहाँ जो फोर्स बता रहा है, ये फोर्स कितना बता रहा है, ये फोर्स बता रहा है 7.2 4 I कैप प्लस 3 J कैप न्यूटन पर कूलम। और यहाँ जो फोर्स बता रहा है एफ डैश, मान लेता हूँ एफ डैश वेक्टर, तो ये बता रहा है 100 I कैप न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास में ओरिजिन है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन दिया बाय, और 8 पॉइंट ये भी दिया है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द चार्ज पार्टिकल बताने अपने को कहाँ है। द चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, द चार्ज पार्टिकल, द चार्ज ऑफ द पार्टिकल वो निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन ड्यू टू चार्ज इज, ये भी बताना है। देखो कैसे करेंगे, यानी चार्ज पार्टिकल है, तो हमें मालूम है कि चार्ज पार्टिकल से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। अब इसने क्या कहा देखो, इसका मतलब है यहाँ देखो, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ, कि ये इधर की तरफ है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल इधर कहीं होगा, तो या तो मैं यहाँ ले लेता हूँ कि चार्ज पार्टिकल यहाँ कहीं है, मुझे पता नहीं कहाँ है, क्योंकि ये तो ओरिजिन है ना। और चार्ज पार्टिकल का कोऑर्डिनेट, यानी क्योंकि अगर इस पॉइंट पर, तो क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ, क्योंकि इसके अलोंग है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अलोंग है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है, इसका मतलब पॉइंट चार्ज जो है यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। यानी इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया कि x0, 0 है, x0, 0 है। तुम्हारे पास में एक तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी वजह से तो मान लेते हैं चार्ज क्यू है, तो ई डैश वेक्टर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 0.02 माइनस x0 का होल स्क्वायर, और ये क्या हमारे पास में आई कैप, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 I कैप। एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास में, एक इक्वेशन तो ये आ गई। ठीक है, अब हम लोग इस पॉइंट की बात करेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इस पॉइंट के ये डिस्टेंस देख सकते हैं ना हम लोग, ये क्या होगा इसके लिए, ये आर वेक्टर होगा ना। तो आर वेक्टर क्या होगा उसके लिए अगर लिखेंगे, तो आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा उस पॉइंट के लिए 3 - 2 सारी बात में और का होल स्क्वायर प्लस, या इसको ऐसा करते हैं पहले, 3 - 2 ये हो जाएगा आई कैप प्लस, और वो कितना हो जाएगा यहाँ 3 J कैप, लेकिन ये किसमें सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये? तो ये हो गया 1, यानी 1 मतलब 10⁻⁻² का होल स्क्वायर प्लस ये 3 × 10⁻², का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और वहाँ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ई वेक्टर क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ R वेक्टर। तो आर की वैल्यू आपको पता है, आर वेक्टर की वैल्यू पता है, और ये वैल्यू भी यहाँ दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ देखो, ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³, और आर वेक्टर क्या हमारे पास में सेंटीमीटर में ही है,
ये हो जाएगा आई कैप प्लस 3 जे कैप इंटू 10⁻⁻2 और ये इक्वल टू क्या लिखोगे आप 7.24 आई कैप प्लस 3 जे कैप। उसको सॉल्व कर लो और क्या। आर आपको दे रखा है तो आर आपको दिया हो तो यहाँ से क्यू मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा तो क्यू की वैल्यू को यहाँ रख देना तो आपको एक्स नॉट भी मिल जाएगा, तो सारी वैल्यू सब मिल जाएगी। ऐसे करना तो सिंपल ही था क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन ही इसमें होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, electric potential decreases uniformly from 180 to 20 as one moves on the x-axis from -2 to +2। ये x-axis है, ये y-axis है, यानी यहाँ है तो -2 सेंटीमीटर है ना। ये मान लेते हैं कि ए पॉइंट है और यहाँ हम लोग जा रहे हैं 2 सेंटीमीटर कॉमा 0 के लिए, ये बी पॉइंट है। तो यहाँ का पोटेंशियल ये कह रहा है कि 180 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल कह रहा है कि 20 वोल्ट, यानी इसका वाला पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन क्या क्या हो सकता है। इसने कहा कि मस्ट बी इक्वल टू, मे बी इक्वल टू, मे बी ग्रेटर देन। अब अपने को कुछ आता पता तो है नहीं, तो अब ये लेकिन डिक्रीज तो कर रहा है, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो हमें मालूम है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, डीवी इक्वल टू होता है माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। हमारे पास ये होता है, यानी इसको क्या लिख सकते हो आप, माइनस ई डी आर कॉस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस अपने को दे रखा है कितना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब इस डायरेक्शन में होगा, या तो इस डायरेक्शन में होगा, या इस डायरेक्शन में होगा, या इस डायरेक्शन में होगा, कुछ आता पता नहीं है अपने को तो, क्योंकि थीटा है ना यहाँ, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ, ई इक्वल टू हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस को यहाँ ले लूंगा मैं, है ना। इसको अल्टीमेटली क्या लिखते हैं वैसे तो, इसको लिखेंगे वी बी माइनस बी ए, तो माइनस उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस बी बी डिवाइड बाई, ये हमारे पास में क्या दिया है, डी आर इंटू कॉस थीटा। तो वी ए माइनस बी बी कितना हमारे पास में यहाँ, वी ए माइनस बी बी है 160 डिवाइडेड बाई डी आर, है ना। अब डी आर देखो आप, डी आर क्या है यहाँ, ये डी आर हुआ ना, क्योंकि हम लोग वहां से आ रहे हैं ना। अरे बस समय ये क्या हमारे पास में डी आर है, तो डी आर की वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ, ये हो जाएगा 4 × 10⁻², कॉस थीटा, यानी ई इक्वल टू आ गया हमारे पास में, ये कितना हो गया 40, है ना। कितना हो जाएगा 40, तो 40 बाई कॉस थीटा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो वैसे, न्यूटन पर सेंटीमीटर भी तो लिख सकते हो, सॉरी वोल्ट पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर में नहीं यहाँ। अब यहाँ देखो कॉस थीटा की वैल्यू, हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ देखो, कॉस थीटा इक्वल टू 40/E, और ये क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। यानी आप देखो यहाँ से, इसका मतलब 40 यानी ई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 40 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका मतलब ई ज़्यादा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, ये आंसर है। तो ई की वैल्यू 40 से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तुम्हारे पास हो जाएगा आंसर इसका, मे बी इक्वल टू 40 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मे बी ग्रेटर देन 40 वोल्ट पर सेंटीमीटर।
ये दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11। An electric dipole is kept in the electric field produced by a point charge। तो पॉइंट चार्ज की वजह से तो देखो क्या देखा था हम लोगों ने, फोर्स आता है, फोर्स जीरो थोड़ी होता है उसके ऊपर, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज। डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, डेफिनेटली डायपोल विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। नहीं, टॉर्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट इज पॉसिबल टू फाइंड अ पाथ नॉट क्लोज इन द फील्ड ऑन विच वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द डायपोल इज जीरो। हाँ, ये भी पॉसिबल है। डायपोल कैन बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, नहीं, जब फोर्स ही जीरो नहीं है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की तो बात ही मत करो बाप। तो ये ऐसा पॉसिबल है कि वर्क जीरो हो जाए, ऐसा कोई, हाँ तुम्हें बताता हूँ इसको। तो ये मान लो पॉइंट चार्ज है और यहाँ हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक डायपोल इधर है, इसमें फोर्स मिलता है अपने को। अब अगर ये इस पाथ में अगर घुमाओ इसको, तो आप देखो किसी भी अंश के लिए जाओगे तो ये भी आ रहा है, और यहाँ भी ये क्या है, आर है। यहाँ भी जाओगे तो आर है। सब जगह पोटेंशियल क्या है यहाँ, सेम है ना। यानी ये ए, ये बी और ये सी। तो वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी। तो इस बात में वर्क क्या होगा इसका, अगर मान लो मैं इसको ए टू बी लेके जाता हूँ, वर्क क्या मिलेगा, जीरो। यानी यहाँ से यहाँ लेके जाओगे या बी टू ए ले जाओ आरी बस में, या आरी बस में कहने का मतलब ये है कि आप बी टू सी ले जाओ, तब भी वर्क क्या मिलेगा आपको, जीरो ही मिलेगा। ओके। और फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, डायपोल के ऊपर, वो जीरो नहीं होगा। लेकिन इस केस में आप देख रहे हो कि टॉर्क जीरो हो सकता है ना। इस केस में टॉर्क क्या जीरो, लेकिन अगर ये रोटेट कर गया थोड़ा सा, तो ये बताया थोड़ी कि ऐसे रखा है ना। तो टॉर्क क्या हो सकता है, तो टॉर्क में और में नॉट बी जीरो। तो टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12। तो फोर शॉर्ट डायपोल्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड, ईच ऑफ डायपोल मोमेंट पी अपने को दिया हुआ है, और ये एक स्क्वायर है यहाँ, इसके साइड लेंथ अपने को दिया हुआ है। इसके साइड लेंथ हमारे पास में ए है, और इस यहाँ साइड लेंथ है ना, इसका सेंटर ये ओ है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल इधर रखा हुआ है, इसमें ये डायरेक्शन में रखा हुआ है। मैं फिगर दिखाता हूँ मैं आपको, और ये इधर रखा हुआ है। तो ये पी है, ये पी है, ये पी है, और ये इधर आ जाएगा ये पी है। So four short dipoles, each of dipole moment P are placed at the vertices of the square of side A. The direction of the dipole moment are shown in the figure. तो हमें पॉइंट O पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पे क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड O पर पोटेंशियल दोनों बताने हैं, और नेट डायपोल मोमेंट क्या है इस सिस्टम को बताना है। पहले नेट डायपोल मोमेंट बता देता हूँ मैं। इसका डायपोल मोमेंट नेट क्या, देखो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी नेट जो डायपोल मोमेंट है यहाँ, तो लिखोगे आप पी नेट वेक्टर इक्वल टू पी आई कैप माइनस पी जे कैप प्लस पी जे कैप प्लस पी आई कैप। यानी ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया, टू पी आई कैप।
यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 2p, ये तो सही है। अब इसने कहा कि पॉइंट ओ पर फील्ड बताओ, फील्ड भी बताओ और पोटेंशियल भी बताओ। तो पहले हम लोग फील्ड की बात कर लेते हैं। तो फील्ड कैसे देखेंगे मैं एक बता देता हूँ, बाकी का आप कर लीजिएगा, मैं इसकी वजह से बता रहा हूँ यहाँ। तो आप देख रहे हो कि ये इसका क्या है, डायगोनल है, और ये इधर इसका डायगोनल है ना। ये दोनों दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब यहाँ देखो, इसको रिजोल्व करते हैं, इसका एक कंपोनेंट क्या होगा P, यानी 45 है तो P cos 45, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा, तो क्या होगा P sin 45। वैसे तो दोनों इक्वली है। अब इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ना, और इसकी वजह से इधर होगा। हरी बात सुन में, तो ये वाला क्या लिखोगे आप, 2kp cos 45 बाई, ये डिस्टेंस कितना, क्योंकि साइड लेंथ ए दिया तो ये a/√2 है ना। क्या हो जाएगा a/√2 तो पावर 3 ना। और ये इसका क्या है, इसके लिए इधर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल वाला पॉइंट हुआ, तो इसके लिए क्या लिखोगे आप, kp sin 45 डिग्री, और ये क्या हो गया हमारे पास में a/√2 टू पावर 3 भी आ जाएगा। अब इसका देखो उसी तरह इसको रिजोल्व करो, और इसको ऐसे आप तो कर लेना, आप आइडिया दे दिया मैंने आपको। पोटेंशियल भी ऐसे देखना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, तो वो आ जाएगा के पी कॉस थीटा बाई आर, सॉरी आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, जो इस पॉइंट को पूछ रहा तो एंगल 45 है ना। देख लो इसी तरह इसका भी 45, इसका भी 45, इसका भी 45 है ना। के पी कॉस 45 कितना हो जाएगा यहाँ पोटेंशियल, इस पे तो पोटेंशियल हो जाएगा 4 के पी कॉस 45 डिग्री, और ये a/√2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास कितना हो गया, ये हो जाएगा 8kp बाई ए स्क्वायर, और ये 1/√2। तो सॉल्व कर लो, आ जाएगा उसमें क्या। तो पॉइंट ओ का पोटेंशियल मिल गया आपको, कितना आ जाएगा 8p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a² √2। ये 2 हो गया तो कितना आ गया, यानी आ गया √2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a²। ये आंसर है। ठीक है, एक मिनट।